गुड मॉर्निंग, वेलकम टू देवद गेट इजी। आज हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल की। चूँकि ये हमने पहले डिस्कस कर लिया हुआ है, इससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट और आपको शॉर्ट नोट्स भी मैंने प्रोवाइड कर दिया है, तो ये क्वेश्चन आसान हो जाएंगे आपको समझने के लिए। ठीक है, तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बना लेते हैं 10 क्वेश्चन का, तो इस पर भी आप थोड़ा सा सोचना स्टार्ट कर दीजिए। आई होप सो कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अब हम थोड़ा सा पेस मेंटेन करेंगे ताकि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो सके। तो ध्यान रखना कि अब पर डे आपको अपनी जो पर आवर स्पीड है पढ़ने की वो बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो 4 घंटे पढ़िए, 4 पढ़ रहे हैं तो 6 पढ़िए और 6 पढ़ रहे हैं तो 8 पढ़िए, क्योंकि आपको 8 से 9 घंटे मिनिमम पढ़ना ही पड़ेगा अगर आप रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं तो। ठीक है, बाकी सिलेबस मुझ पे छोड़ दीजिए, सिलेबस मैं कवर अप करा लूँगा अच्छे तरीके से। बस ये है कि थोड़ा सा गैप के साथ बीच में देंगे, थोड़ा सा आपको रिलैक्स भी करेंगे, लेकिन अभी कंटिन्यू करेंगे पर डे कुछ वीडियोज़, क्योंकि काफ़ी दिनों से गैप जा रहा है तो वो मैं थोड़ा फुलफिल करना चाह रहा हूँ। उसके लिए आपको अपना पूरा मोटिवेशन के साथ स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल की। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि इन टर्म्स ऑफ पॉइजन रेशियो। भाई पॉइजन रेशियो म्यू के टर्म्स में द रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस ई टू शेयर मॉडुलस जी क्या होगा ऑफ इलास्टिक मटेरियल। आपको पता है यंग्स मॉडुलस, शेयर मॉडुलस, सारी चीज़ें इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। देखो यही बात होती है, जैसे मैंने आपको शोम से मैथ में घुमाया, अब मैथ से वापस शोम में लाऊंगा तो आपको बहुत सी चीज़ें जो हैं वापस से आपको रिकॉल आ जाएंगी, और यही रिकॉलिंग ही आपको रिजल्ट कन्वर्ट करके देता है। ठीक है, जैसे ही आप एक सब्जेक्ट में डूब जाते हैं ना, तो दूसरा सब्जेक्ट आपको थोड़ा सा मुश्किल लगने लगता है, जबकि आप उसे पढ़े हुए हैं। इसीलिए हर सब्जेक्ट को रिकॉल करके चलना पड़ेगा, तभी आप अच्छे तरीके से स्टडी कर पाएंगे और तभी रिजल्ट भी कन्वर्ट होता है। इसलिए हर चीज़ों को ध्यान रखना। मेरा एक ही फार्मूला है जो मैंने पहले भी बताया था कि अभी तक जो मैंने पढ़ाया हुआ है वो भूलना नहीं चाहिए। अगर आप भूल रहे हैं तो आप गलत ट्रैक पे हैं। ठीक है, क्या कहा है, ये सारी चीज़ें पढ़ाई हुई हैं इसलिए मैं ऐसा बोला। इन टर्म्स ऑफ पॉइजन रेशियो, पॉइजन रेशियो के टर्म्स में मुझे बताओ कि देखो ये टर्म्स क्या है कि ऑप्शंस पॉइजन रेशियो के ही टर्म में दिए गए हैं। द रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस टू शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिक मटेरियल। इलास्टिक मटेरियल्स की ये प्रॉपर्टीज होती हैं। गेट 2004 में पूछा गया है, 1 मार्क्स क्वेश्चन है। मैंने आपको कुछ रिलेशन बताया था। क्या बताया था? E इज इक्वल टू 2G1 प्लस म्यू बताया था, और E इज इक्वल टू 3K1 माइनस 2 म्यू ये भी बताया हुआ था। तो मुझे बताओ कि ये कह रहे हैं कि रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस टू शेयर मॉडुलस, शेयर मॉडुलस और यंग्स मॉडुलस का रेशियो निकालो और मुझे म्यू के टर्म्स में बताओ। शेयर मॉडुलस और यंग्स मॉडुलस का रेशियो कहाँ से निकल सकता है? पहले वाले रिलेशन से। क्या निकल के आ सकता है? शेयर मॉडुलस, सॉरी यंग्स मॉडुलस और शेयर मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस क्या है, यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो E और G को नीचे लेके आएंगे तो E/G इज इक्वल टू 2 1 प्लस म्यू। क्या ये बिल्कुल सिंपल था? बिल्कुल सिंपल था, डायरेक्ट क्वेश्चन था, और ये इसका आंसर क्या होगा? 2 1 प्लस म्यू के टर्म्स में, और ये आंसर आपका सही हो जाएगा। आपको पता है आई होप सो म्यू क्या होता है। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दिया हुआ है फॉर माइल्ड स्टील। मैंने पहले डिस्कस किया हुआ था डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। आई होप आपको वो क्लियर होगा। कह रहे हैं कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दिया हुआ है, इज शोन इन द फिगर गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन रिफरिंग टू बोथ फिगर एंड टेबल। ये जो फिगर दिया हुआ है और ये जो टेबल दी हुई है उसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करो। क्लियर है? तो देखो इससे एक चीज और होगी कि जो पॉइंट वहां पे स्किप कर गया होगा वो पॉइंट यहां पे आप क्लियर कर लेंगे। ये हमेशा याद रखना, माइल्ड स्टील में कुछ पॉइंट होते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ में। ठीक है, तो वो पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए, और ये क्वेश्चन जो है 2014 में पूछा गया था, 1 मार्क्स क्वेश्चन है। क्लियरली माइल्ड स्टील के पॉइंट्स उसने क्लियर किया हुआ है कि अगर आपको पॉइंट्स क्लियर हैं तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। और एक मैकेनिकल इंजीनियर को ये बेसिक पॉइंट तो आने ही चाहिए। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था 1 नंबर का, 1 मार्क्स का। क्या है? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में जो ये P पॉइंट होता है, ये कौन सा पॉइंट होता है? जो क्या होता है? ये
प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट होती है। एक्चुअली प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट का क्या मतलब है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, जहां पे प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेस स्ट्रेन के। प्रोपोर्शनल का मतलब हुआ कि बिल्कुल लीनियर लाइन होगी, यहां से यहां तक एकदम लीनियर लाइन होगी, इसमें कोई झुकाव कोई ऐसा कुछ होगा नहीं इसमें, ठीक है। लेकिन ये जो क्यू पॉइंट होता है, मैंने बताया था कि ये जो पॉइंट है यहीं से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि क्यू पॉइंट एक इलास्टिक लिमिट होती है। इलास्टिक लिमिट वो लिमिट होती है जहां तक मटेरियल को अगर आपने लोड लगाया था और अनलोडेड कर दिया तो मटेरियल में कुछ भी डिफॉर्मेशन नहीं होगा इलास्टिक लिमिट तक। लेकिन क्या है कि वो लिमिट हमें पता नहीं होती, तो वो लिमिट हम ले लेते हैं लोअर यील्ड पॉइंट के सीध में कोई एक लिमिट, और वो क्या कहलाती है, इलास्टिक लिमिट। लेकिन इलास्टिक लिमिट तक थोड़ा सा आपका कर्व में हल्का सा झुकाव आ जाता है। वो जो लाइन होती है आपकी लीनियर लाइन होती है, जो लाइन आपके स्ट्रेस स्ट्रेन में हुक्स लॉ फॉलो करती है। ये कौन सी लॉ फॉलो करती है, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यहीं से तो निकलता है आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्लियर है, तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन स्ट्रेन हो जाता था। तो ध्यान से समझना कि ये जो P पॉइंट है ये है इलास्टिक लिमिट, जहां तक हुक्स लॉ फॉलो करता है। इलास्टिक लिमिट के ऊपर अगर हम कोई लिमिट लेते हैं, कोई पॉइंट लेते हैं, तो वो पॉइंट क्या कहलाता है, इलास्टिक पॉइंट। सॉरी, ये प्रोपोर्शनल लिमिट थी। P जो ये जो P पॉइंट था, P लिमिट थी, ये है प्रोपोर्शनल लिमिट, क्योंकि ये स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है इसी पॉइंट तक, यहां तक नहीं होता इलास्टिक पॉइंट तक, ये प्रोपोर्शनल लिमिट तक ही होता है। Q पॉइंट क्या होता है, इलास्टिक पॉइंट होता है। मैंने बताया था इलास्टिक पॉइंट की डेफिनेशन। इसके बाद R पॉइंट क्या होता है, R होता है अपर यील्ड पॉइंट और S होता है लोअर यील्ड पॉइंट। क्लियर है, ये जो आपका ग्राफ है इसमें R पॉइंट क्या है, इसका टॉप लेवल क्या है, अपर यील्ड पॉइंट, और इसका डाउन लेवल क्या है, लोअर यील्ड पॉइंट। उसके बाद जो आपकी मैक्सिमम स्ट्रेस जाती है, ये आपकी इंजीनियरिंग स्ट्रेस है, इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन। अभी आपकी एक्चुअल स्ट्रेस नहीं है, ठीक है। एक्चुअल स्ट्रेस का ग्राफ कुछ ऐसे यहां से जाके हल्का सा ऐसे चला जाता है। क्लियर है, लेकिन ये इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन है, तो यहां से क्या होता है, ये आपका मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू आपकी क्या कहलाती है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, UTS, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। और उसके बाद भी अगर आप उसमें स्ट्रेन लगा रहे हैं तो फिर क्या होगा, वो मटेरियल U पे जाके ब्रेक हो जाएगा। तो ये पॉइंट क्या कहलाता है, फ्रैक्चर पॉइंट, फ्रैक्चर पॉइंट। क्लियर है, तो ये आपका एक शॉर्ट व्यू है कुछ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का, ठीक है। ये क्या है, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, ये क्या है, यील्ड पॉइंट, ये क्या है, अपर यील्ड पॉइंट, ये क्या है, लोअर यील्ड पॉइंट, और ये क्या है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, और ये फेलियर। ठीक है, ये जो आपका लिमिट है ये Q, यही आपकी क्या कहलाती है, इलास्टिक रेंज कहलाती है। यहाँ से यहाँ तक इलास्टिक रेंज कहलाती है, और यही क्या कहलाती है, आपकी मटेरियल की स्ट्रेंथ। यहीं से हम मटेरियल की स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं। क्लियर है, अब हम आते हैं टेबल पे। टेबल क्या कह रहा है, पॉइंट ऑन ग्राफ P। मुझे बताओ पॉइंट ऑन ग्राफ P जो है ये पॉइंट, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इनमें से ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट को। क्लियर है, इसका मतलब P जो होगा वो 3 पे होगा। ठीक है, Q पॉइंट क्या है, Q पॉइंट क्या है, इलास्टिक लिमिट। Q पॉइंट क्या है आपका, इलास्टिक लिमिट। Q मतलब 4, ये है इलास्टिक लिमिट, यही तो है इलास्टिक लिमिट। ठीक है, यही आपकी स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, इसके बाद R पॉइंट क्या है, R पॉइंट मैंने बताया था अपर यील्ड पॉइंट, अपर यील्ड पॉइंट, आप अपर यील्ड पॉइंट मतलब R जो है R1 होगा। S क्या है, S पॉइंट क्या है, लोअर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट है S, तो लोअर यील्ड पॉइंट क्या है, ये है, मतलब S जो होगा वो 5 होगा। इसके बाद T बचा, T क्या है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है, तो T कहाँ जाएगा, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ पे, तो T2 हो जाएगा। और एक लास्ट है U, क्या है, फ्रैक्चर पॉइंट, और ये क्या हो जाएगा, U फ्रैक्चर पॉइंट मतलब फेलियर, यहीं पे फेलियर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा U26। ठीक है, आपको 1 मार्क्स का बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है 2014, बहुत दूर नहीं था 2020 से।
ठीक है, अब के समय में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और वैसे भी इंटरव्यू सेशंस में भी पूछे जाते हैं कि ये कर्व किसका है, माइल्ड स्टील का है, इस कर्व में ये जो पॉइंट्स हैं ये कौन कौन से पॉइंट होते हैं। क्लियर है। देखो थर्ड क्वेश्चन है, एक मेटेलिक रॉड है 500 mm लेंथ की। क्या है? एक मेटेलिक रॉड है 500 mm इसकी लेंथ है, 500 mm। क्लियर है। एंड 50 mm डायमीटर। देखो लेंथ भी दिया हुआ है और डायमीटर भी दिया हुआ है, भाई 50 mm इसका डायमीटर भी है। एक मेटेलिक रॉड है, ध्यान रखना मेटल की रॉड है। When subjected to a tensile force, जब एक टेंसाइल फोर्स इस पे एक्ट करता है, when subjected to a tensile force of 100 किलो न्यूटन, मतलब कि जब 100 किलो न्यूटन हम एक टेंसाइल फोर्स लगाते हैं यहाँ पे, अब इसका डायमीटर 50 mm है डायमीटर, यहाँ पे भी एक टेंसाइल फोर्स लग रहा होगा, कितना 100 किलो न्यूटन का। कह रहे हैं कि जब ये हमने 100 किलो न्यूटन का टेंसाइल फोर्स लगाया एट द एंड्स पे, तो एक्सपीरियंसेस इन इंक्रीज इन इट्स लेंथ बाई 0.5 mm एंड द रिडक्शन इन इट्स डायमीटर बाई 0.015 mm। मतलब कि भाई ऑब्वियसली इसकी लेंथ बढ़ाएंगे तो इसकी लेंथ तो इंक्रीज होगी, लेकिन इसका डायमीटर घटेगा। और यहीं से तो निकल के आता था पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो का फॉर्मूला क्या होता था? पॉइजन रेशियो का फॉर्मूला होता था लेटरल स्ट्रेन अपॉन में लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन इसको हम मॉडुलस में इसलिए लेते थे क्योंकि लेटरल स्ट्रेन हमारी कम हो रही है। नॉर्मली हम इंजीनियरिंग लैंग्वेज में अगर इंक्रीजिंग लेंथ है तो पॉजिटिव लेते हैं और कंप्रेशन में आ रहा है तो हम नेगेटिव लेते हैं। तो लेटरल, भाई लेटरल का मतलब डायमेट्रली, इसको डायमेट्रल भी बोल सकते हैं। लेटरल का मतलब डायमेट्रली जो स्ट्रेन आ रही है उसमें कुछ ना कुछ कमी आ रही होगी, कंप्रेशन में हो रहा होगा, तो इसलिए वो माइनस में आता है। ठीक है, ये माइनस आता है, तो यही होता है। और इन्होंने पूछा क्या है? इन्होंने वही तो पूछा है, द पॉइजन रेशियो ऑफ द रॉड मटेरियल इज। इस रॉड मटेरियल का पॉइजन रेशियो कितना होगा? और ये भी 2014 में 1 मार्क्स क्वेश्चन था, आसान था। लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन क्या होता था? मैंने बताया था लेटरल स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है भाई? चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, चाहे इस डेल से शो करो चाहे इस डेल से शो करो। चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर लेटरल स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ क्या होगा? लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, लंबाई के थ्रू। ठीक है, तो पॉइजन रेशियो बता दो। इन्होंने चेंज इन लेंथ दिया हुआ है और ओरिजिनल लेंथ दिया हुआ है, चेंज इन डायमीटर दिया हुआ है, ओरिजिनल डायमीटर दिया हुआ है। क्लियर है, ओरिजिनल डायमीटर है ये। बताओ क्या होगा? म्यू इज इक्वल टू चेंज इन डायमीटर। चेंज इन डायमीटर कितना है? 0.015 अपॉन में ओरिजिनल डायमीटर 50 mm। चेंज इन लेंथ कितनी है? 0.5 और ओरिजिनल लेंथ कितनी है? 500 mm। क्लियर है? इसका मॉडुलस इसलिए ले लेते हैं क्योंकि अगर आप डायमेट्रल स्ट्रेन को नेगेटिव ले रहे हैं तो आफ्टर ऑल कितना आना चाहिए आपका? पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। और ये वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कहीं ना कहीं ये वैल्यू आपकी आएगी 0.3। 1 मार्क्स क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, पहले भी हमने ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया हुआ है। क्लियर है। फोर्थ क्वेश्चन है, इफ द पॉइजन रेशियो ऑफ एन इलास्टिक मटेरियल इज 0.4। बहुत ही इजी क्वेश्चन आए हुए हैं ये 2014 में, 1 मार्क्स क्वेश्चन ये भी है। कह रहे हैं पॉइजन रेशियो 0.4 है, तो मुझे बता दो द रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। आपको ये टर्म्स पता होना चाहिए कि यंग्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को हम जी से शो करते हैं, टू यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी था ये, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को किससे शो करते हैं? ई से, या यंग्स मॉडुलस भी बोल सकते थे उसको, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, यंग्स मॉडुलस भी बोल सकते थे उसको, कोई दिक्कत नहीं थी, वो भी टर्म यूज करते हैं। तो भाई जी बाई ई कितना होगा? इसके लिए एक फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, ई इज इक्वल टू 2G 1 + म्यू।
मैंने बताया था ये चीज़ें बार बार यूज़ होती हैं और आपने देखा कि कितनी बार इसका यूज़ आ रहा है। तो ये चीज़ें आपको रटी हुई होनी चाहिए। ये चीज़ें मुझे लगता है 1 सेकंड 2 सेकंड से ज़्यादा का मतलब टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने G/E पूछा है, तो G/E अगर G/E करते हो तो आप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 1 + म्यू, ये हो जाएगा 2/1 + म्यू, नीचे चला जाएगा। यही आपका आएगा G/E का रेशियो। अब G/E का रेशियो क्या हो जाएगा, इन्होंने दिया है म्यू = 0.4, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 0.4 = 1/2 × 1.4, 2 × 1.4 क्या हो जाएगा 1/2.8। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, 0.357 इसकी वैल्यू निकल के आएगी। क्लियर है? तो आसान क्वेश्चन था, मुझे लगता है इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? 5th क्वेश्चन है द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स क्या है, रिक्वायर्ड टू डिफाइन द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप। स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप को डिफाइन करने के लिए आपने नॉर्मली कितने इलास्टिक कांस्टेंट्स पढ़े हैं, जैसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी = नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेन, shear modulus = shear stress upon shear strain, और bulk modulus = volumetric stress upon volumetric strain। आपने नॉर्मली कितने इलास्टिक कांस्टेंट्स पढ़े हैं, 3, ठीक है। लेकिन ये कह रहे हैं द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स रिक्वायर्ड टू डिफाइन द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप फॉर एन आइसोट्रॉपिक इलास्टिक सॉलिड। आइसोट्रॉपिक इलास्टिक सॉलिड क्या होता है? देखो, सबसे पहले तो आपने समझ लिया ना कि इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स कौन कौन से हैं। ये सारे इलास्टिक कांस्टेंट्स हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, वो आपकी कैटेगराइज जब होंगी, कैटेगरीज की होगी, तो उसमें क्लियर हो जाएगा कि वो डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है और ये फिक्स होता है, ध्यान रखना। लेकिन इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप इसको रिलेट कर सकें। सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि इलास्टिक कांस्टेंट्स क्या हैं। ये इलास्टिक कांस्टेंट्स यही कांस्टेंट्स हैं जो आपके स्ट्रेस और स्ट्रेन के रिलेशनशिप को बताते हैं, ठीक है। दूसरा टर्म आता है आइसोट्रॉपिक इलास्टिक सॉलिड। देखो, आइसोट्रॉपिक इलास्टिक सॉलिड क्या होता है? आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है, अगर आपका कोई मटेरियल है आइसोट्रॉपिक, मान लो आपका ये मटेरियल था, ये आइसोट्रॉपिक मटेरियल है, तो यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे, अगर आप ये पॉइंट लेते हैं, ये पॉइंट लेते हैं या ये पॉइंट लेते हैं, किसी भी पॉइंट पे इलास्टिक प्रॉपर्टी जो होगी सभी डायरेक्शन में सेम होगी। ध्यान से समझना आइसोट्रॉपिक का क्या मतलब होता है कि जैसे मान लो इस पॉइंट पे इलास्टिक प्रॉपर्टी इस डायरेक्शन में E थी, ठीक है, तो इस पॉइंट पे भी E होगी, सॉरी इस डायरेक्शन में भी E होगी। मतलब कि ये किसी भी डायरेक्शन में अगर आप लेंगे तो इसकी जो इलास्टिक प्रॉपर्टी होगी वो इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम होगी, ठीक है। मान लो आपने यंग्स मॉडुलस लिया, इस पॉइंट पे यंग्स मॉडुलस चेक किया, तो इस पॉइंट पे हर डायरेक्शन में यंग्स मॉडुलस ही होगा। अब मान लो इस पॉइंट पे आपके पास आ गया शियर मॉडुलस, बात समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि E है तो हर पॉइंट पे E होगा। ध्यान से समझना आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है। आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है किसी एक पॉइंट पे हर डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम होगी, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे इस पॉइंट पे G है, तो भाई इसमें हर डायरेक्शन में क्या होगा, G ही होगा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ही होगी। बात समझ में आई? ये है इसका मतलब, आइसोट्रॉपिक का मतलब। अब अनआइसोट्रॉपिक क्या है? अनआइसोट्रॉपिक क्या है? आइसोट्रॉपिक जो आइसोट्रॉपिक नहीं है, सिंपल सी बात है, जो आइसोट्रॉपिक नहीं है वो अनआइसोट्रॉपी है। अनआइसोट्रॉपी में क्या है कि भाई हर डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम नहीं होगी।
यहाँ पे हर डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम थी, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, समझ रहे हो, अलग पॉइंट पे मान लो इलास्टिक प्रॉपर्टी डिफरेंट हो गई, तो वो हर डायरेक्शन में सेम होगी वो डिफरेंट प्रॉपर्टी। ये इसकी डेफिनेशन है, थोड़ा एग्जांपल के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की है, इससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक और टर्म आप बात करते हैं होमोजीनियस की। अक्सर किसी मटेरियल में, मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ था, आइसोट्रॉपिक, ये मटेरियल आइसोट्रॉपिक और होमोजीनियस है, ठीक है। तो होमोजीनियस को भी मैंने जो केमिकली बैलेंस्ड हो, केमिकली बैलेंस का क्या मतलब है कि मान लो आपका ये मटेरियल होमोजीनियस था, तो इसमें क्या है कि भाई अलग अलग पॉइंट्स पे, ध्यान से समझना, आइसोट्रॉपिक और होमोजीनियस में डिफरेंस क्या है। होमोजीनियस में क्या है कि ये कह रहे हैं कि एक ही डायरेक्शन में चाहे अलग अलग पॉइंट पे आप मेजर करेंगे तो उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। क्या समझ में आया? एक डायरेक्शन में, मान लो आपने एक्स डायरेक्शन लिया, ये मान लो एक्स डायरेक्शन थी, ये वाई डायरेक्शन और ये जेड डायरेक्शन थी, क्लियर है। तो अगर आपने एक्स डायरेक्शन में मेजर किया होमोजीनियस में, तो किसी भी पॉइंट पे उस एक्स डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टी जो होगी वो सेम होगी। मान लो एक्स डायरेक्शन में ए पॉइंट पे, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ए पॉइंट पे एक्स डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टी ई थी, तो बी पॉइंट पे भी ई होगी और सी पॉइंट पे भी ई होगी। किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। मे बी कि वाई डायरेक्शन में इसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी जी हो, ध्यान से समझना, तो यहां पे भी जी होगी और यहां पे भी जी होगी। बात समझ में आई? होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक में डिफरेंस। आइसोट्रॉपिक में क्या है, अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग इलास्टिक प्रॉपर्टी हो सकती है, लेकिन उस पॉइंट पे हर डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम होगी। लेकिन यहां पे क्या है, अलग अलग पॉइंट पे एक डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम होगी, और अगर एक पॉइंट लिया जा रहा है तो एक पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग इलास्टिक प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। बात समझ में आई? देखो, आपने अभी तक इलास्टिक प्रॉपर्टीज सिर्फ 3 पढ़ी हैं, लेकिन 3 ही नहीं होती, इलास्टिक प्रॉपर्टीज बहुत सी होती हैं। बस ध्यान क्या रखना है कि आइसोट्रॉपिक मटेरियल में 2 इंडिपेंडेंट इलास्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं। मतलब आपको 2 इलास्टिक प्रॉपर्टीज दी हो तो अदर प्रॉपर्टीज आप निकाल सकते हैं। ध्यान से समझना, ये एक तरह से, अब जब बहुत डिटेल में जाना हो तो मटेरियल साइंस में समझोगे अच्छी तरीके से, लेकिन अभी सब समझ लो कि आइसोट्रॉपिक मटेरियल में 2 इंडिपेंडेंट जो है इलास्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं, 2 इंडिपेंडेंट इलास्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं, और इनकी हेल्प से आप अदर इलास्टिक प्रॉपर्टीज निकाल सकते हैं। अब क्या है कि एन आइसोट्रॉपिक में 36 इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, जिनमें से 21 जो होती हैं ये ये इंडिपेंडेंट इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है। बात समझ में आई? ये 21 जो है, 36 टोटल इलास्टिक प्रॉपर्टी है एनाइसोट्रॉपी में, और 21 जो है इंडिपेंडेंट इलास्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं। क्योंकि इसने पूछा क्या है, इंडिपेंडेंट पूछा है, तो ये एक आपको ये जो नंबर्स हैं ये याद होने चाहिए। क्लियर है? इसमें क्या है, क्योंकि आइसोट्रॉपिक में सारा प्लेन जो होता है वो सिमेट्रिक होता है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से यहाँ पे क्या होता है, ये मटेरियल जो होता है हर डायरेक्शन में सेम होता है इलास्टिक प्रॉपर्टी की वजह से। इसकी जो इलास्टिक प्रॉपर्टी है हर डायरेक्शन में सेम होती है, किसकी वजह से? प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से। और इसलिए इसमें नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स जो होते हैं वो 2 होते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि अगर आपके पास 2 कांस्टेंट्स दिए हुए हैं तो आप अदर इलास्टिक कांस्टेंट्स या इलास्टिक प्रॉपर्टीज निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 2। आइसोट्रॉपिक इलास्टिक सॉलिड में नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स कितने होते हैं? 2 होते हैं। ये एक नंबर हैं जो आपको याद होने चाहिए। आइसोट्रॉपिक, एनाइसोट्रॉपिक और अदर चीज़ें जब आएंगी तो वो हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? देखो 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, which one of the following type of stress strain relationship best describes the behavior of brittle material। ब्रिटिल मटेरियल का बिहेवियर कौन सा ऐसा ग्राफ है जो बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप का? ठीक है,
सच एज सेरेमिक्स एंड थर्मोसेटिंग, जैसे कि सेरेमिक्स हुआ, थर्मोसेटिंग हुआ, ये सारे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप में कह रहे हैं कि सिग्मा जो है स्ट्रेस को डिनोट कर रहा है और साई जो है ये स्ट्रेन को डिनोट कर रहा है। क्लियर है? तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा है जो बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है ब्रिटल मटेरियल को। देखो ब्रिटल मटेरियल क्या होता है कि जो मटेरियल में स्ट्रेन होगी ही नहीं वो टूट जाएगा। ठीक है। डक्टाइल मटेरियल क्या होता है? डक्टाइल मटेरियल सॉफ्ट होता है, ब्रिटल मटेरियल बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, ब्रिटल होता है, वो टूट जाता है। जैसे कांच हुआ, कांच आपका बिल्कुल ब्रिटल मटेरियल है। सेरेमिक हुआ, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हुआ, ये सारे मटेरियल क्या हैं? ब्रिटल मटेरियल हैं। अब क्या है कि कांच तो बिल्कुल इसमें स्ट्रेन होगी ही नहीं, वो टूट जाएगा। ठीक है। ब्रिटल मटेरियल क्या होते हैं कि उसमें स्ट्रेन नहीं होती। स्ट्रेन का मतलब उसमें अगर डिफॉर्मेशन आप देखेंगे तो डिफॉर्मेशन होगा ही नहीं, परमानेंट डिफॉर्मेशन तो बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन हाँ, जब तक आप लोड लगाते हैं, जब तक आप लोडिंग करते हैं, तब तक उसमें कुछ ना कुछ स्ट्रेन रहती है। लेकिन जैसे ही आप छोड़ देते हैं उसके बाद उसकी जो शेप है वो वापस रिगेन कर लेता है। और यही जो प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी क्या होती है? इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है। ये प्रॉपर्टी कहाँ तक फॉलो होती है? ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है, अगर हम स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप देखें तो ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है प्रोपोर्शनल लिमिट तक ही ना, प्रोपोर्शनल लिमिट तक फॉलो होती है। तो नॉर्मली ये सारे मटेरियल में होगा। अब ब्रिटल मटेरियल को हम समझते हैं कि कौन सा मटेरियल ब्रिटल हो सकता है। भाई देखो पहला ऑप्शन क्या है कि कह रहे हैं कि इलास्टिक लिमिट तक तो आपका जाएगा, ये प्रोपोर्शनल लिमिट तक तो आपका जा रहा है। उसके बाद क्या हो जा रहा है? इसमें स्ट्रेनिंग हो जा रही, मतलब इसमें लंबा डिफॉर्मेशन हो जा रहा है। उसके बाद स्ट्रेस लग ही नहीं रही, सीधा डिफॉर्मेशन हो रहा है। क्या यह ब्रिटल मटेरियल को डिस्क्राइब कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा है। क्लियर है? सेकेंड ऑप्शन क्या है? सेकेंड ऑप्शन कह रहे हैं कि देखो यहाँ मैंने क्या बताया कि सारा मटेरियल यहाँ तक तो बिहेव करेगा ही, तो ये समझ लो कि यहाँ तक बिहेवियर तो इसका रहना है। क्योंकि जब उसमें खिंचाव करते हो तो उसमें हल्का तो यार वो क्या नाम डिफॉर्मेशन होने की कोशिश करता है, ना हो अलग बात है, क्योंकि जैसे ही आप छोड़ देते हो वो अपना शेप जो है रिगेन कर लेता है। तो क्या है कि ये जो है यहाँ तक तो होना ही है, लेकिन इसके बाद कह रहे हैं स्ट्रेस के साथ स्ट्रेन जो है लीनियरली वेरी कर रहा है। इस पॉइंट के बाद भी, इलास्टिक पॉइंट के बाद तो डिफॉर्मेशन हो जाएगा और वो मटेरियल टूट जाएगा। तो ये ब्रिटल मटेरियल को ये भी डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, क्योंकि ब्रिटल मटेरियल टूट जाएगा भाई इलास्टिक लिमिट के बाद, ये प्रोपोर्शनल लिमिट के बाद वो मटेरियल टूट जाएगा। सी क्या है? सी है तो इसमें कह रहे हैं कि भाई स्ट्रेस हो ही नहीं रही है, सीधा स्ट्रेनिंग हो रही है। और स्ट्रेस की वैल्यू जब हमने इतनी लगाई थी, जब हमने स्ट्रेस की वैल्यू इतनी दी इसमें डायरेक्ट, तो इसमें क्या हुआ? सीधा स्ट्रेन हो गई। जैसे आपकी रबड़ है, ये इलास्टिक रबड़ जो है, इसको खींचते जाओ, इसमें स्ट्रेस लगती है, स्ट्रेन ही होती है। तो क्या है कि ये तो भाई सीधा स्ट्रेन दिखा रहा है, तो स्ट्रेन तो उसमें है ही नहीं ज़्यादा। स्ट्रेन तो तभी तक है जब तक इलास्टिक रेंज है। तो ब्रिटल मटेरियल को जो बेस्ट डिस्क्राइब करेगा मेरे हिसाब से वो यही ग्राफ डिस्क्राइब करेगा। क्यों? क्योंकि इलास्टिक लिमिट तक तो वो जा सकता है जब तक आप खिंचाव रखेंगे। जैसे ही आपने छोड़ दिया वो वापस अपनी शेप को रिगेन कर लेगा। लेकिन अगर आप सोचें कि रिगेन करने, वो अपनी शेप को रिगेन करने के बाद भी वो उसमें डिफॉर्मेशन हो, तो वो टूट जाएगा, वो यहीं पे ब्रेक हो जाएगा। यही मटेरियल है, यही स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप है जो इसको बेस्ट डिस्क्राइब कर रही है। 2015 में 1 मार्क्स क्वेश्चन था। ये आपका जनरल नॉलेज क्वेश्चन है जो आपके अपनी थिंकिंग से डेवलप होता है। इसको कोई समझा नहीं सकता, इसको कोई पढ़ा नहीं सकता कि ये ऐसे ऐसे चीज़ें हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप आप अच्छी तरीके से जानते हैं। आपको अपने हिसाब से सोचना पड़ेगा कि भाई कैसे क्या हो सकता है, किस चीज़ में कितनी डिफॉर्मेशन होगी, और डिफॉर्मेशन होगी तो स्ट्रेन आएगी कि स्ट्रेस आएगा, क्या आएगा, वो रिलेशन खुद ना खुद अपने आप समझ आती हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें तभी समझ आती हैं जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। क्लियर है? 7th क्वेश्चन क्या है? रॉड इज सब्जेक्टेड टू एन यूनी एक्सियल लोड। यूनी एक्सियल लोड का मतलब एक ही एक्सिस में लोड लग रहा है। मान लो एक रॉड है आपकी, इस पे क्या है? यूनी एक्सियल लोड है।
एक ही डायरेक्शन में। यूनी एक्सियल का क्या मतलब होता है? एक ही डायरेक्शन में। बाई एक्सियल मतलब दोनों डायरेक्शन में। ट्राई एक्सियल मतलब तीनों डायरेक्शन में। दोनों और एक डायरेक्शन का क्या मतलब? ये वाली डायरेक्शन, जब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में। क्लियर हुआ? यूनी एक्सियल लोड विद इन लीनियर इलास्टिक लिमिट। कह रहे हैं कि लीनियर इलास्टिक लिमिट में ये एक्ट कर रहा है। लीनियर इलास्टिक लिमिट आप जानते हैं। लीनियर इलास्टिक लिमिट देखो यही होता है कि कुछ जो शब्द है ना, इन शब्दों को पकड़ना आना चाहिए। जब आपने इनको पकड़ना सीख लिया तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो लीनियर इलास्टिक लिमिट आप पता है, इलास्टिक लिमिट कहाँ पढ़ा हुआ था? इलास्टिक लिमिट आपने पढ़ा हुआ था स्ट्रेस स्ट्रेन में, स्ट्रेस स्ट्रेन के कर्व में। और यहाँ पे लीनियर का क्या मतलब हुआ कि भाई जो आपकी प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट होती है यही तो लीनियरली वेरी करती है, यही तो सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। इसके बाद तो लीनियरली वेरी नहीं करती ना। तो कह रहे हैं लीनियर इलास्टिक लिमिट का मतलब विद इन मतलब लीनियर इलास्टिक लिमिट के अंदर ही ये कुछ एक्ट कर रहा है ये लोड। अब कह रहे हैं कि व्हेन द चेंज इन द स्ट्रेस इज 200 मेगापास्कल। देखो यहाँ पे स्ट्रेस की बात नहीं करके यहाँ पे चेंज इन स्ट्रेस बात कर ली है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं की है, बस आपका कॉमन सेंस काम करना चाहिए। मान लो आपके पास यहाँ पे स्ट्रेस थी सिग्मा 1, मान लो कह देता कि भाई ये सिग्मा 1 थी, स्ट्रेस थी और ये स्ट्रेन थी। इसी में कुछ रिलेशन पूछा रहा होगा। ये वाली सिग्मा 1 थी, ये E1 थी। क्लियर है? ये स्ट्रेस थी, ये स्ट्रेन थी। लेकिन इन्होंने पूछा कि व्हेन द चेंज इन स्ट्रेस इज 200 मेगापास्कल। तो भाई चेंज इन स्ट्रेस का क्या मतलब हुआ कि मान लो एक और सिग्मा 2 यहाँ पे काम कर रही थी, तो ये सिर्फ ये वैल्यू दिए हुए हैं। चेंज इन स्ट्रेस का मतलब हुआ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 की इन्होंने वैल्यूज दी हुई हैं। क्लियर है? अब इस वाले स्ट्रेस के भी रिस्पेक्ट में कोई ना कोई स्ट्रेन काम कर रही होगी यहाँ पे ऑब्वियसली। तो जब ये चेंज इन स्ट्रेस की बात कर रहे हैं तो ये चेंज इन स्ट्रेन भी होगा यहाँ पे पक्का। ठीक है? ये क्या होगा? एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2। चेंज इन स्ट्रेस क्या है? 200 मेगापास्कल। द चेंज इन स्ट्रेन, देखा चेंज इन स्ट्रेन की भी बात की है 0.001। और चेंज इन स्ट्रेस कितना दिया हुआ है? 200 मेगापास्कल। बात समझ में आई? मैंने क्या बोला था कि जैसे ही स्ट्रेस दिया होगा तो स्ट्रेन का भी वैल्यू दिया होगा, या स्ट्रेन पूछ रहा होगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया होगा। अब मान लो इसने स्ट्रेस स्ट्रेन दिया हुआ है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पूछ रहा होगा। भाई स्ट्रेस और स्ट्रेन से यही एक चीज़ फाइंड की जा सकती है इतने क्वेश्चन से। अब कह रहे हैं इफ़ द पॉइजन रेशियो, इन्होंने कहा है कि भाई पॉइजन रेशियो भी हमने दे दिया है। पॉइजन रेशियो क्या है? 0.3। द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पूछा हुआ है गीगा पास्कल में। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का क्या मतलब हुआ कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है जी किसमें? गीगा पास्कल में। मुझे बताओ भाई, यहाँ से तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकल के आएगा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी तो आता नहीं यहाँ से। लेकिन हमें एक रिलेशन पता है। रिलेशन क्या पता है? E इज इक्वल टू 2G1 प्लस म्यू। E हमें अगर पता है तो G निकालना है तो म्यू की वैल्यू पता होनी चाहिए, और म्यू की वैल्यू इन्होंने दे दी है 0.3। तो इसका मतलब G की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। लेकिन आपने ये पढ़ा हुआ था कि भाई स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, मतलब स्ट्रेस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन। अगर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालनी है तो स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन होती है, ये रिलेशनशिप होता है। क्लियर है? स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन होती है। अगर स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन होती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चेंज इन स्ट्रेस अपॉन चेंज इन स्ट्रेन अगर पूछ ले तो यहाँ से देखो, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट इससे पहले डिस्कस नहीं हुआ नहीं रहा होगा, लेकिन आपका कॉमन सेंस काम करना चाहिए। ये थोड़ा कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है कि भाई हमें गीगा पास्कल तक पहुंचना है। गीगा पास्कल निकालने के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस स्ट्रेन से ही आती है कहीं ना कहीं। तो भाई अगर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन कर दें या सिग्मा 1 अपॉन E1 कर दें तो भी नहीं आएगी, क्योंकि चेंज इन स्ट्रेस दिया हुआ है। तो क्यों ना हम चेंज इन स्ट्रेस अपॉन में चेंज इन स्ट्रेन कर देते हैं, इसको हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के इक्वल कर दें, क्या दिक्कत है?
कोई दिक्कत है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती थी? ये एंगल, मुझे बताओ, ये एंगल है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर मैं सिर्फ यही बात कर रहा हूँ इस लाइन की, मान लो हमने इस लाइन की बात की भाई, चेंज इन स्ट्रेस अपॉन चेंज इन स्ट्रेन से यही तो ट्रायंगल निकल के आ रहा है। जब आपके पास स्ट्रेस और स्ट्रेन का ट्रायंगल था तो कौन सा ट्रायंगल था? मान लो आपका स्ट्रेस ये था और स्ट्रेन क्या था? सॉरी, ये स्ट्रेस की वैल्यू थी और ये स्ट्रेन की वैल्यू थी, तो आपके पास एक ट्रायंगल क्या निकल के आया था? ये यहाँ से ये ट्रायंगल क्या होता था? ई को अगर आप निकालते थे तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाता था भाई? ये वाई एक्सिस जो है, ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, तो y बाई ई होता था। तो y एक्सिस कितना जा रहा है? ये सिग्मा 1 जा रहा है, और x एक्सिस कितना जा रहा है? ये यहाँ से यहाँ तक की मैं बात कर रहा हूँ, ये जा रहा है E1 ना, E1 जा रहा है, तो आप सिग्मा 1 अपॉन E1 रखते थे। क्लियर है? लेकिन अगर आपसे सिर्फ यही पूछा है चेंज इन स्ट्रेस, मैं नीचे की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इतने की बात कर रहा हूँ, चेंज इन स्ट्रेस अपॉन में चेंज इन स्ट्रेन, तो एक ट्रायंगल आपके पास मिलेगा ना। ये ट्रायंगल भी तो वही ई है जो यहाँ पे, चाहे इस एंगल पे ई मेजर करो, चाहे इस एंगल पे ई मेजर करो, चाहे इस एंगल पे ई मेजर, किसी भी एंगल पे ई जो होगा वो सेम ही तो होगा। एंगल तो सेम ही है इस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल सेम है। इसका मतलब ये चेंज इन, ये जो लेंथ है ये निकल के आई क्या? चेंज इन स्ट्रेस। ये और ये वाली क्या निकल के आई? चेंज इन स्ट्रेन। तो यहाँ से भी रिलेशन ई आएगा, ई इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2। ये क्लियर है? ये फिगर आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए कि भाई एंगल ही है ये ई जो हम मेज़र करते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वो एक एंगल होता है, और वो एंगल किसी भी इस पॉइंट पे, किसी भी लाइन पे सेम होगा, किसी भी पॉइंट पे। तो भाई चेंज इन स्ट्रेस अपॉन चेंज इन स्ट्रेन की भी बात करें तो वहाँ पे भी एक ट्रायंगल बन रहा है, वहाँ पे भी जो एंगल है इसी एंगल के बराबर है, इसलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और जब इसको ऐसे लिख सकते हैं तो मुझे लगता है कि अब आपको आसान हो जाएंगी चीज़ें समझने में कि भाई चेंज इन स्ट्रेस कितना दिया हुआ है? 200 मेगा पास्कल, और चेंज इन स्ट्रेन कितना दिया हुआ? 0.001 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। लेकिन इन्होंने पूछा क्या है? गीगा पास्कल में, और ये दिया क्या था? मेगा पास्कल में। यहाँ से आपके पास, यहाँ से अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, और इसको 10 पावर 3 से, मतलब वही 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे जाके 1 हो जाएगा, और ये 200 इंटू 10 पर पावर 3 हो जाएगा, और 200 इंटू 10 पर पावर 3 क्या होता है? गीगा पास्कल में होता है। तो इसको आप 200 गीगा पास्कल भी लिख सकते हैं अब जाके। और जब ई की वैल्यू आपके पास आ गई तो मुझे लगता है जी की वैल्यू निकालने में आपको मुश्किल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आप एक रिलेशन जानते हैं, वो क्या है कि E इज इक्वल टू 2G1 प्लस म्यू। तो G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? G इज इक्वल टू E अपॉन में 2 1 प्लस म्यू हो जाएगा। E दिया हुआ है 200 गीगा पास्कल, अब ये गीगा पास्कल में है, ध्यान रखना, अपॉन में 2 1 प्लस म्यू की वैल्यू कितनी दी हुई थी? 0.3 दी हुई थी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 100 बाई 1.3 कितना आ जाएगा? ये इसकी वैल्यू आ रही है 76.923 जी, क्या होगा? गीगा पास्कल में होगा। ये वैल्यू आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपकी यही वैल्यू आएगी। 8th क्वेश्चन है, कह रहे हैं एक हाइपोथेटिकल इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हमने बनाया हुआ है। इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है लेकिन हाइपोथेटिकल है, मतलब कि एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से थोड़ा सा अलग है, मैंने खुद बनाया हुआ है। हाइपोथेटिकल का यही मतलब हुआ है कि अपने हिसाब से बनाया गया कर्व है। अब नॉर्मल कर्व जो होता है वो कुछ ऐसे रिलेशन में होता है, वो आप जानते हैं कैसे होता है। कह रहे हैं शोन इन द फिगर हैज़ 3 स्ट्रेट लाइन्स PQ, QR और RS। 3 स्ट्रेट लाइन है, PQ है ये, PQ और QR और RS, PQ, QR और RS 3 लाइन है, सारी स्ट्रेट लाइन है, ध्यान से समझना। जहाँ पे कह रहे हैं विद कोऑर्डिनेट्स P जो है वो 0 0 है, P मतलब ये 0 0 ओरिजिन पे है,
और Q जो है 0.200 है, R ये है और S ये है। कह रहे हैं Q इज द यील्ड पॉइंट। कह रहे हैं ये जो Q पॉइंट है ये यील्ड पॉइंट है। आप जानते हैं यील्ड पॉइंट क्या होता है, जहां तक डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी लिमिट जो है फॉलो होती है। अब कह रहे हैं R इज द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। R पॉइंट जो है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है। आप जानते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, जो मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू होती है, लेकिन वो फ्रैक्चर पॉइंट नहीं होता। लेकिन कह रहे हैं एंड S द फ्रैक्चर पॉइंट। कह रहे हैं S जो है वो है फ्रैक्चर पॉइंट, ये वाला यहां से ब्रेक हो जाएगा। सारी स्ट्रेट लाइन है। कह रहे हैं द टफनेस ऑफ द मटेरियल। मैंने स्ट्रेन एनर्जी के कॉन्सेप्ट में बताया था टफनेस क्या होती है। मैंने बताया था कि अगर आपका लोड डिफ्लेक्शन डायग्राम है तो फ्रैक्चर पॉइंट तक जो एरिया आएगा वो क्या कहलाता है, टफनेस कहलाता है। लेकिन बोला तो इन्होंने टफनेस है, लेकिन इनकी यूनिट जो दिया है इन्होंने कहा है कि टफनेस ऑफ द मटेरियल इन मेगा जूल पर मीटर क्यूब में मुझे बताओ। तो भाई पर मीटर क्यूब में अगर हम देख रहे हैं तो ये एक्चुअल में मॉडुलस ऑफ टफनेस है, ये टफनेस नहीं है। तो आपको शब्दों के साथ साथ यूनिट पर भी ध्यान देना होगा। मैंने पहले भी बताया था कि यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट ये है। यूनिट अगर आपको समझ आ गई तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता। तो टफनेस से ज़्यादा रिलेशन ये इसमें क्या नाम यूनिट में देना पड़ेगा आपको। तो यूनिट क्या कह रही है, ये एक्चुअल में मॉडुलस ऑफ टफनेस है। और डेफिनेशन से भी आपको पता है कि लोड डिफ्लेक्शन डायग्राम से आपको टफनेस मिलती है, लेकिन स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से आपको मॉडुलस ऑफ टफनेस मिलती है जब आप फ्रैक्चर पॉइंट तक उसका एरिया निकालते हैं। क्लियर है? अगर आप फ्रैक्चर पॉइंट तक इसका एरिया निकालेंगे तो क्या आप इसका एरिया निकाल सकते हैं? इस जो यहां से लेके ये जो एरिया बन रहा है, कवर अप हो रहा है इस ग्राफ की वजह से, इसका एरिया निकाल सकते हैं। आप जानते हैं कि यही एरिया जो है मॉडुलस ऑफ टफनेस है, ठीक है, और ये वही पूछा हुआ है। लेकिन ध्यान से समझने वाली बात यह है कि बच्चे जो जानते हैं आसानी से निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक कहाँ हुई है, यहाँ पे ये यूनिट में मिस्टेक हुई है। सिग्मा जो है मेगा पास्कल में है और स्ट्रेन जो है वो परसेंटेज में है। मतलब अगर 0.2 दिया है तो ये 0.2% है। इसका मतलब इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, 0.2 अपॉन में 100। बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हुए होंगे। बच्चों को लगा होगा ये स्ट्रेन की वैल्यू दी है, लेकिन ये एक्चुअल स्ट्रेन की वैल्यू नहीं दी है, ये परसेंटेज की वैल्यू दी है। और परसेंटेज को जब आप निकालेंगे तो 0.2 अपॉन में 100 करना पड़ेगा, तब जाकर आपकी वैल्यूज एक्चुअल वैल्यू स्ट्रेन की निकल के आएगी। तो मुझे बताओ इसका एरिया कैसे निकाल सकते हो। पहली बात तो ये कि यहाँ से यहाँ तक एक ट्रायंगल बन रहा है। क्लियर है? देखो इसका एरिया निकालने का दो तरीका है। पहला ये कि ये आप नॉर्मली जानते हैं, यहाँ से यहाँ तक एक अगर आप निकालेंगे तो ये एक रेक्टेंगल है, यहाँ से यहाँ तक रेक्टेंगल का एरिया आप निकाल सकते हैं, प्लस एक ट्रायंगल है ये। उसके बाद ये ट्रायंगल है, उसके बाद ये है, अगर आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक एक ट्रायंगल है, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक एक रेक्टेंगल है। तो सारे एरिया को अगर आप निकालेंगे, बस ध्यान रखना स्ट्रेन को परसेंटेज में नहीं एक्चुअल वैल्यू में लिखा जाता है जब आप टफनेस निकालते हैं तो, ठीक है। ये परसेंटेज में दिए हुए हैं। अब इस पॉइंट को दिया हुआ है तो इस पॉइंट को 0.2 और 100 दिया हुआ है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ तक भाई स्ट्रेन जो है इस ट्रायंगल में एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन कितनी है, 0.2% है, और स्ट्रेस कितनी है, स्ट्रेस की वैल्यू 100 मेगा पास्कल है। तो ये पॉइंट सारे दिए हुए हैं। एरिया मुझे लगता है बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये मैथमेटिक्स इसमें लगेगी, बहुत बेसिक मैथमेटिक्स लगेगी। बस जहाँ पे आप गलती करने वाले थे वो मैंने बता दिया है। अगर आप इसको निकालना चाहें, देखो दूसरा तरीका क्या है। पहली बात तो ये कि ये ट्रायंगल कितना है, एरिया निकालो, टफनेस निकालो। ये एरिया क्या होगा, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 उसकी हाइट इंटू बेस। बेस कितना है, ये 0.2 अपॉन में 100, ये एक्चुअल वैल्यू होगी। नहीं तो आप 0.2 रख देंगे तो वो गलत हो जाएगा, वही मैं बार बार बता रहा हूँ। इंटू 100 क्या है, मेगा पास्कल में है। मेगा पास्कल से पता चलेगा कि ये मेगा जूल में आ जाएगा आराम से, क्योंकि ये मेगा जूल में पूछा भी हुआ है, ठीक है। ये एरिया आपका निकल गया। अब आपको क्या करना है, ये एरिया और ये एरिया निकालना है। तो इन दोनों एरिया को निकालने का एक तरीका मैं बता देता हूं आपको। जब भी कुछ ऐसा एरिया हो आपके सामने,
ऐसे टाइप का। इसका एरिया निकालना हो, मान लो ये लेंथ ए थी, ये लेंथ बी थी और ये लेंथ कुछ है सी है मान लो, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसका एरिया ए प्लस बी बाई 2 इंटू सी कर देते हैं, तो इसका एरिया निकल के आ जाता है। समझ में आई बात। इसका एरिया अगर आपको डायरेक्टली निकालना हो तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी बाई 2 इंटू सी, इसके बीच की दोनों जो लाइनें हैं उनके बीच की डिस्टेंस, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से इसका एरिया निकल जाएगा, चाहे वैसे निकाल लो चाहे आप नॉर्मल मेथड से निकाल लो जो मैंने बताया। ये ट्रायंगल बना, ये रेक्टेंगल, इस ट्रायंगल का इस रेक्टेंगल का एरिया निकालो, लेकिन शॉर्ट मेथड यही है। प्लस क्या होगा भाई, यहाँ मैंने क्या बताया, ये लेंथ और ये लेंथ को ऐड कर दो। ये लेंथ कितनी है 100 प्लस ये लेंथ कितनी है 140, उस पॉइंट से यही पता चल रहा है 140 बाई 2 इंटू इसके बीच की डिस्टेंस। भाई यहाँ पे 0.6 है तो 0.6 माइनस 0.2 करोगे तो 0.4 आ जाएगी इसकी लेंथ। 0.4 इंटू कितना, सॉरी 0.4 बाई 100 करना है। ये ध्यान, ये मैं नहीं भूलना है, बच्चे यही गलती करने वाले हैं, सब कुछ बताने के बाद भी वो गलती कर जाएंगे। अभी मैंने बताया, अभी भी यहाँ पे 100 नहीं रखेंगे और गलती कर जाएंगे। तीसरा क्या है, फिर से वही चीज़ आ गई आपके सामने, ये क्या है 140 140 प्लस ये क्या है, इसकी लेंथ क्या है 130 अपॉन में 2 इंटू इसके और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है 0.8 माइनस 0.2 कितना हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। 0.8 में से 0.6 घटाओगे 0.2 होगा इंटू सॉरी अपॉन में 100। अब इसको अगर आप निकालेंगे तो 0.85 आएगी टोटल ये वैल्यूज़, और ये वैल्यूज़ क्या आएंगी मेगा जूल पर मीटर क्यूब में आएगी, ठीक है। 9th क्वेश्चन क्या है, इन द इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होता है भाई, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील के लिए इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कुछ ऐसा होता है, क्लियर है। कह रहे हैं द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ यूटीएस क्या होती है, मैंने जो पढ़ा था अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ यही होती है यूटीएस। ये क्या होती है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ यूटीएस पॉइंट। कह रहे ये रेफर करता है किस चीज़ को, बेसिक पॉइंट आपसे पूछ रहा है और बेसिक नॉलेज जानने की कोशिश कर रहा है कि क्या ये यील्ड पॉइंट होता है, क्या ये यील्ड पॉइंट होता है। आपका यील्ड पॉइंट क्या होता है, ये होता है यील्ड पॉइंट। ये क्या ये प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट होती है, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट यील्ड पॉइंट से थोड़ा नीचे होती है, ये भी नहीं होता, ठीक है। क्या ये मैक्सिमम स्ट्रेस है या फिर फ्रैक्चर पॉइंट है। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे कि भाई ये मैक्सिमम स्ट्रेस है यूटीएस तो यही फ्रैक्चर हो जाना चाहिए। जब किसी बॉडी में मैक्सिमम स्ट्रेस लग रही हो तभी वहाँ पे फ्रैक्चर हो जाना चाहिए, वहीं पे टूट जाना चाहिए। बच्चे ज़्यादा दिमाग लगाने वाले बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आए होंगे। 2017 में पूछा गया था, 1 मार्क्स क्वेश्चन है भाई। जब मैंने आपको क्लियर बता दिया है कि ये है प्रोपोर्शनल लिमिट, ये है यील्ड पॉइंट, इलास्टिक लिमिट, ये है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, और फ्रैक्चर पॉइंट जो होता है इसके नीचे होता है। मैक्सिमम स्ट्रेस के बाद थोड़ी देर तक उसमें स्ट्रेनिंग और होती है, स्ट्रेस कम हो जाती है, उसके बाद वो मटेरियल टूट जाता है। कौन सा मटेरियल, माइल्ड स्टील। तो इसका मतलब ये जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है यही है मैक्सिमम स्ट्रेस, फ्रैक्चर पॉइंट नहीं है। फ्रैक्चर पॉइंट तो इसके आगे जाके बनता है, ठीक है। तो यूटीएस पॉइंट अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ या अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस आपको पता होनी चाहिए कि वो कौन सा पॉइंट होता है। सिंपल आपसे यही ग्राफ चेक करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। 10th क्वेश्चन है, 2017 में पूछा गया था, 1 मार्क्स क्वेश्चन ये भी है। सिंपली इसने म्यू का कुछ रिलेशन पूछा हुआ है कि द पॉइजन रेशियो म्यू, इसको पॉइजन रेशियो क्या है म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर द परफेक्टली इनकम्प्रेसिबल लीनियर इलास्टिक मटेरियल। लीनियर इलास्टिक मटेरियल आप जानते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप में जो आपका प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक वेरी करता है वो लीनियर इलास्टिक मटेरियल होता है। अब क्या है कि म्यू जो होता है मैक्सिमम जो जाता है वो लेस देन 1/2 होता है और ग्रेटर देन 0 होता है। मतलब मैक्सिमम जो म्यू हो सकता है वो 0.5 हो सकता है और मिनिमम जो होता है 0 होता है। इसका मतलब पहली बात तो ए ऑप्शन गलत हो गया और दूसरा डी ऑप्शन गलत हो गया।
ये रिलेशन हमेशा याद रखना कि म्यू की जो वैल्यू है वो 0 से और 1.5 के बीच में ही रहती है। अब जो 0 होता है वो नॉर्मली कॉर्क के लिए होता है। कॉर्क के लिए अगर आप बात कर रहे हैं तो कॉर्क के लिए म्यू जो होगा वो 0 होता है। आप बस याद रख लेना कि कॉर्क के लिए म्यू 0 होता है। और उसके बाद चाहे रबर हो, पैराफिन हो या वैक्स हो, इसके लिए जो म्यू होता है वो होता है 0.5 होता है। दैट मीन्स कि चेंज इन वॉल्यूम अगर 0 है, चेंज इन वॉल्यूम का क्या मतलब हुआ कि ये इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। भाई कोई भी चीज अगर चेंज इन वॉल्यूम 0 है, चेंज इन वॉल्यूम अगर 0 है, उसका वॉल्यूम ही नहीं चेंज हो रहा है तो वो इनकम्प्रेसिबल है। और अगर वो इनकम्प्रेसिबल है तो उसका म्यू क्या होगा, 0.5 होगा। तो ध्यान रखना कि ऐसे कुछ टर्म्स हैं जिनको आपको याद होना चाहिए। ये एक तरह से आपके दिमाग में रटे रटाए होने चाहिए कि कॉर्क के लिए 0 होता है और पैराफिन, रबर या वैक्स के लिए क्या होता है 0.5। अगर कुछ कह रहा है कि इनकम्प्रेसिबल है कोई मटेरियल, जैसे इसमें बात की थी कि भाई पॉइजन रेशियो बताओ, इनकम्प्रेसिबल लीनियर इलास्टिक मटेरियल के लिए क्या होगा, तो 0.5 होगा। क्लियर है? ये सारे टर्म्स आपको याद होने चाहिए। आई होप सो कि ये प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम कुछ अदर टर्म्स में बात करेंगे। ठीक है, बस आप लगे रहो अच्छे तरीके से। अब थोड़ा सा पेस मेंटेन करना। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि भाई अब अगर आप 7-8 घंटे से नीचे पढ़ रहे हैं या